नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं घर में पड़ी बेकार राख या फिर जिसे किसान मित्र हिंदी भाषा में बोलते हैं कि जो वानी पड़ी है हमारे घर में या फिर हमने कोई रसोई बनाई उसकी वानी पड़ी तो उसका हम क्या उपचार और क्या उपयोग कर सकते हैं, इस बारे में आज बात करते हैं। क्यों हमारे बुजुर्ग होते थे तो वो कीट या फिर कोई सा रोग आता था तो हमारी खेती में राख का ही उपयोग करते थे और राख को डालते थे, उसे पोषक तत्व भी बहुत से मिलते थे। तो इस बारे में आज बात करते हैं कि अगर आपके भी घर में बेकार पड़ी हुई राख तो उसे मामूली न समझे, क्योंकि ये मिट्टी में आपके लिए बहुत उपयोगी और इसमें बहुत से काम के पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसे फालतू कचरे या फिर अन्य कचरे में न फेंके, क्योंकि आपकी मिट्टी में चार चांद भी लगा सकती है। प्राकृतिक उर्वरक रूप में लकड़ी की राख कैसे उपयोग करती है और इस बारे में हम आगे जानते हैं। आप देख रहे हैं देश का नवयुवक किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध हो जाए और अन्य किसान मित्रों तक वीडियो शेयर अवश्य करते हैं। तो बात करें तो जो हमारी राख होती है उसमें प्राकृतिक मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, जिसमें आपके पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, पर इसका सही समय और सही मात्रा में उपयोग करने पर ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बात का अवश्य ध्यान रखिए, आपकी मिट्टी की जांच करवाई हो और आपने मिट्टी की जांच में पाया हो कि आपकी मिट्टी में पीएच मान कैसा है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 7 से ऊपर 7.5 के आसपास है, तो आपका राख का उपयोग न करिए, क्योंकि राख क्षारीय काम करता है। अगर आपकी मिट्टी अम्लीय है तो उसमें आप राख का उपयोग करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। अगर आपने मिट्टी की जाँच न भी कराई है और आपको अगर मिट्टी सही है, आपको पीएच मान सही लगता है, तो आप राख का उपयोग करिए और सही मात्रा में उपयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बात करें तो जो मिट्टी होती है वो हमारे बिन पैसे का एक खाद के रूप में माना जाता है, क्योंकि राख आप ऐसे ही किसान मित्र इधर उधर फेंकते रहते हैं। जो लकड़ी जलती है साथियों तो वो सिर्फ राख ही नहीं छोड़ती, उसमें जो जो पौधा होता है उसके जीवन काल में जो पोषक तत्व उसने ग्रहण किया या फिर अवशोषित किए तो उन्हें वो समाहित किए हुए रखता है। तो जब पौधा खत्म होता है या फिर हम पौधे को जला देते हैं या फिर लकड़ी बनती है, उसके बाद हम लकड़ी को जलाते हैं तो जिसमें जो अवशोषित हुए पोषक तत्व होते हैं तो वो राख के रूप में वहीं रह जाते हैं। तो वो राख आपको बहुत काम की चीज मानी जाती है। इसमें 3 बड़े पोषक तत्व पाए जाते हैं राख में। एक होता है पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, लेकिन वो कम मात्रा में ट्रेट के रूप में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है। तो उस हिसाब से हम सर्वप्रथम 3 पोषक तत्वों की बात करते हैं। जो पोटेशियम पाया जाता है किसान साथियों, आप जो पोटास का उपयोग करते हैं, जो म्यूरेट ऑफ पोटास होता है, तो वह लकड़ी की राख में भी पाया जाता है। इसमें किसान साथियों 5 से 10% पोटेशियम पाया जाता है, जो पौधे को मजबूत तना या फिर फल फूल या फिर उसे अन्य कीट रोगों से बचाने के लिए पोटाश एक अपना भूमिका निभाता है। अगर कंदवर्गीय फसलें हो, लहसुन हो, प्याज हो, ऐसी कंदवर्गीय फसलें होते हैं साथियों, मूली हो, गाजर हो, ऐसी फसलों में जो पोटेशियम काफी अच्छा रोल निभाता है, क्योंकि पोटेशियम ही ऐसा होता है जो आपके फल है उनको आकार बढ़ाता है और उनकी चमक बरकरार रखता है। अगर आप अन्य फसल मेथी, अफीम या फिर इनों में जो भी आप डोड़े होते हैं तो इनके बड़े होने के या फिर उनकी साइज या फिर भराव के लिए पोटेशियम एक रोल के रूप में काम करता है। इसके बाद बात करें साथियों जो कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम 25% या इससे अधिक मिट्टी की राख में पाया जाता है। अगर आप कैल्शियम अन्य लेते हैं तो आपको 17-19% इसके आसपास ही आपको मिलता है, लेकिन इसमें 25% और इससे अधिक कैल्शियम पाया जाता है साथियों। कैल्शियम साथियों एक निर्माता के रूप में काम करता है, जो पौधे की कोशिका भित्ति को मजबूत बनाता है। साथ ही जैसे मटर होते हैं, मतलब कि टमाटर होते हैं, मिर्च होती है, तो इनके फूलों के सड़ने के लिए जो सिरे पर सड़न होती है तो इस समस्या को भी ये राख रोकती है। जो सब्जी वर्गीय खेती करते हैं उन किसानों के लिए एक वरदान के रूप में राख पाई जाती है और ये मिट्टी के पीएच को भी संतुलन बनाने में काम करता है। अगर आप आलू है या फिर ऐसी फसल होती है जो अम्लीय मिट्टी होती है, उनमें जो है हम ऐसी फसल बोते हैं, आलू है, ऐसी बहुत से फसलें होती है जो अम्लीय मिट्टी में होती है, तो उनका पीएच मान सही करने के लिए एक राख महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसके साथ ही बात करें साथियों, इसमें मैग्नीशियम, खनिज और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन ये छोटे लेकिन शक्तिशाली पोषक तत्व जो क्लोरोफिल और
बढ़ाने में मदद करता है। आपकी पत्तियां जो पूरी होती है तो उन्हें ग्रीननेस बनाने के लिए, हरे हरे करने के लिए मैग्नीशियम ऐसे पोषक तत्व काम करते हैं। ये पादप एंजाइम को भी शक्ति प्रदान करता है। पोषक तत्वों को किसान साथियों बात करें तो ये पहले से ही राख में पाए जाते हैं, तो ये जैसे ही आप राख डालेंगे तो ये मिट्टी में मिल जाएंगे और पौधे को आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप दुकानदार द्वारा अन्य खाद लेते हैं तो वो फिर विघटित होते हैं, जैसे पोटाश होता है पोटेशियम फॉर्म में, नाइट्रोजन होता है नाइट्रेट फॉर्म में, और फास्फोरस होता है फास्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं बैक्टीरिया द्वारा। लेकिन अभी बैक्टीरिया खत्म हो चुके हैं तो वो कन्वर्ट होने में समय लगता है। लेकिन ये राख ऐसी है साथियों कि आप मिट्टी में डालेंगे और आपको जल्द ही जो है आपको जो आपके फसल में रौनक दिखाई देगी। बात करें तो वाटर सोल्यूबल खाद होते हैं, उस तरीके से आप मान सकते हैं। इसके साथ बात करें साथियों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान 6.5 से कम है या फिर 7 के आसपास है तो आप राख का उपयोग कर सकते हैं। अगर इससे कम भी हो तो आप उपयोग कर, 7.5 के आस ऊपर है तो आप राख का उपयोग ना करें, या आपकी मिट्टी को और अधिक क्षारीय भी बना सकता है और ये अम्लीय मृदा को बेअसर करने में मदद। इसमें साथियों बात करें तो और अन्य पोषक तत्व जिंक, कॉपर और फास्फेट 2% और मैग्नीशियम 1% पाया जाता है। इसके साथ इसमें बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, सल्फर, जस्ता ऐसी चीजें पाए। लेकिन इसके साथ तो एक बात का ध्यान रखिए, अगर आपकी जो कलर की हुई लकड़ी या फिर कचरे वाली लकड़ी है ऐसी आपने जलाई है तो आप उस राख का मिट्टी में उपयोग ना करें, क्योंकि इसमें कुछ हानिकारक या फिर विषाणु पाए जाते हैं कलर, जो आपकी मिट्टी को खराब भी कर सकते हैं, इसलिए आप इसका उपयोग ना करें। और एक बात को और ध्यान रखिए साथियों कि राख को आप यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट के साथ न मिलाएं, क्योंकि ये उर्वरक लकड़ी की राख जैसे उच्च पीएच पदार्थों के संपर्क में आने पर अमोनियम गैस उत्पन्न कर देते हैं और जिससे आपको फसल में नुकसान हो सकता है। साथियों आप राख का उपयोग जो आप बेसल डोज डालते हैं उस समय कर सकते हैं, या फिर आपकी फसल थोड़ी बड़ी अवस्था में है तो उस समय भी आप राख का उपयोग कर सकते हैं। और किसान साथियों हमने तो पिछले वर्ष हमारे जो थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे तो उसमें हमने जो है एक पाउडर मिक्स किया था और उसके साथ ही राख का उपयोग किया था, तो हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। क्योंकि राख ऐसी है जो साथियों थोड़ी नमी होती है खेतों में या फिर सुबह ओस गिरती है तो राख पत्तियों के वहां चिपक जाती है, तो पाउडर वहां चिपक गया था तो थ्रिप्स आसानी से खत्म हो गए थे। लेकिन आप अन्य फसलों में अभी किसान मित्रों ने अफीम के फसल में भी उपयोग किया था, लेकिन अपने विवेक से उपयोग करिए। अगर आपकी फसल को आवश्यकता है, आपकी फसल पर न जमे, आपके फसल को नुकसान न हो, तभी आप उपयोग करें। अपने विवेक का उपयोग अवश्य करें। राख का उपयोग करने से पहले किसी के कहने से उपयोग न करें, इस बात को ध्यान रखिए। अपनी विवेक के अनुसार उपयोग करते रहे। बात करें साथियों अगर आप ड्रेंचिंग में उपयोग करना चाहते हैं तो 200 लीटर टैंक में 10 से 12 किलो या फिर 10 से 20 किलो के आसपास आप राख ले सकते हैं। लेकिन साथियों उसे 2 से 3 दिनों के लिए भिगोकर और अच्छे से घोल ले, उसके बाद ड्रिप के माध्यम से आप दे सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर आप ड्रिप के माध्यम से नहीं देना चाहते हैं या फिर अन्य माध्यमों से देना चाहते हैं साथियों तो आप 5 से 7 किलो 10 आरी के हिसाब से आप दे सकते हैं और मात्रा थोड़ी कम ज्यादा भी कर सकते, लेकिन आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें, अधिक मात्रा में भी उपयोग ना करें। इसे आप हर फसल में उपयोग करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और कुछ किसान मित्र जो सरसों की फसल होती है उन्होंने कीट के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। इसमें जो कीटनाशक होते हैं जो पाउडरी फॉर्म में पाए जाते हैं उनको मिक्स करके जो है राख के माध्यम से फैलाते हैं, तो ऐसे ही आप इस राख का अपनी फसल में उपयोग कर सकते हैं। साथियों अगर आपको जानकारी पसंद आई तो अन्य किसान मित्रों तक शेयर करिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। ऐसी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी फसल और अपने पशुओं की निगरानी करते रहे साथियों, क्योंकि मौसम बदला हुआ है तो रोग या फिर कीट या फिर फंगस आने की समस्या हो सकती है, इसलिए आप अपनी फसल का समय समय पर ध्यान रखते रहिए। ऐसी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।